आप देख रहे हैं 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर दस्तक देंगे उनमें शामिल है, क्या कराची को आफतजदा करार दे देना चाहिए? पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग क्यों नहीं जीत पा रहा? क्या दुनिया से इस्लामोफोबिया का खात्मा हो रहा है? और क्या अब रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। न महकमा मौसमियात की पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो रही है और ना ही कराची वालों की मुश्किलात कम होने का नाम ले रही हैं। मौसम का हाल बताने वाले बता रहे थे कि जुमेरात तक कुदरत को कराची वालों पर रहम आ जाएगा, तूफानी बारिशें थमेंगी, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहर इस वक्त स्याह बादलों की लपेट में है और शहरी भंवर में फंसे गोते खा रहे हैं। पेशगोई थी कि अगस्त में 67.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। एक ग्राफ आपके सामने रखते हैं जिसमें प्रेडिक्शन की जा रही थी कि इतनी बारिश होगी, मगर गुज़श्ता रोज होने वाली 354 मिलीमीटर बारिश ने 90 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला है और आज भी इस शिद्दत में कमी नहीं आ पा रही है। इस वक्त शहर का क्या हाल है, शहरी किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उसकी एक झलक आपको भी दिखाता है। ख्याल ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। पूरे घरों में पानी इतना आ गया। अल्लाह का आसरा है शहर का। तो आप तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठते, तो कराची के बेचारे जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए कैसे? कराची के मुतादिद इलाके सतह समंदर से नीचे वाक़ हैं और बारिशें भी गैर मामूली हो रही हैं। मालूम होता है कि कराची इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। कराची के माशी हब आई चंद्रीगढ़ रोड पर कश्तियां चल रही हैं। यूँ दिखाई देता है कि कराची किसी जजीरे पर वाक़े है और वो जजीरा भी आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता चला जा रहा है। एक कलेजा चीर देने वाली तस्वीर आपके सामने रखते हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक नन्हा फरिश्ता तूफानी बारिश में बगैर किसी साइबान या छतरी के सड़क किनारे रोटी के चंद टुकड़े महज जिंदगी की डोर को बरकरार रखने के लिए चुन रहा है, तलाश कर रहा है, बल्कि यूं कहिए कि इसे जिंदगी की तलाश है। ऐसे में एक सादा सा सवाल है, क्या कराची शहर को आफतजदा करार देकर फौरी तौर पर तमाम सियासी, लिसानी, नस्ली और सूबाई इख्तलाफात को भुलाकर इत्तफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? कहने को जी चाहता है इस तस्वीर को देखकर कि कल रात मैंने देखा एक कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, और इज्जत बचाते गैर से कुछ टूटी चूड़ियां कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदुम के सिर पर। अब इस तस्वीर से जरा आगे चलते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हमारी सियासत और सियासतदानों का एजेंडा अवामी इश्यूज नहीं है, बल्कि हमेशा की तरह जाती मफादात हैं। मुल्की माशी हब डूब रहा है। सियासतदानों और सियासी जमातों की गुफ्तगू का मरकज़ो महवर कराची के मसाइल होने चाहिए, मगर सियासी शख्सियात के लबों पर NRO, APC, नैब, ECL और मियाँ साहब की वापसी जैसे अल्फाज हैं। मुल्की सियासत की मंजरकशी शायद अल्फाज में करना मुश्किल है। इसके लिए एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि किस तरह सियासतदान एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं, दुश्मन तराजी हो रही है, किस तरह एक दूसरे पर मलबा डाला जा रहा है। उसकी एक वीडियो जरा आप देखिए। मैदान सियासत में यह सब कुछ होता हुआ देखकर पर्दे फ़िक्र पर चंद सादा से सवाल जगमगाते हैं और वो सादा सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या जान की अमान तलाश करते कराची के मासूम आवाम को इससे कोई गर्ज है कि मियाँ साहब कब आएंगे? क्या बिजली के तारों से अमान मांगते कराची वालों को इससे कोई मतलब है कि हुकूमत ऑपोजिशन को NRO देगी या नहीं देगी? गर्दन तक बारिश में फंसे कराची वालों को शायद इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसका नाम ECL से निकलेगा, किसका नाम ECL में डलेगा। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन्हें बारिशी पानी में से कौन निकालेगा। वो कराची को मैंडेट देने वालों से भी सवाल कर रहे हैं, मगर कराची वालों से वोट मांगने और ख्वाब दिखाने वाले इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने शहरियों की तस्वीरें उतारने और वीडियोस बनाने में मसरूफ हैं। इस वक्त जिनको कराची ने है वो क्या कर रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट का PDM है, DC, AC, कोई हमें नजर नहीं आ रहा है, ना कोई वजीर साहब। अरे भाई मुर्ता वहाब, यहाँ गधे नहीं डूब रहे, इंसानों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, आ जाओ। मुर्ता वहाब साहब आ जाए इधर, वजीर आला साहब T-शर्ट पहन के आ जाए, कोई तो आए यहाँ। आज तो कुछ भी नहीं है। आगे है थोड़ा सा, ये कुछ और आगे जाइए। कुछ की पानी भी आ रहा है। ये महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। इसके जवाब में सियासी रहनुमा और कारकुनान PTI वालों को पेशावर BRT के वीडियोस दिखाने में मसरूफ हैं कि आपसे BRT नहीं चलाई जाती, आप कराची को कैसे चला सकते हैं। यानी इसका जवाब भी सियासी अंदाज में दिया जा रहा है और BRT के क्या मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, जरा वो मनाजिर भी आपके सामने रखता है।
अब ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बीआरटी अपने आगाज के इब्तदाई दिनों में ही हादसात का शिकार हुई है। बस स्टेशन की छतों से पानी बह रहा है, बस नजर आतिश भी हो चुकी है, मगर शायद इस वक्त कराची वालों को इससे भी कोई सरोकार नहीं है। मगर वजीर आजम से शिकवा कोना जरूर है कि मेरे रियासत, क्या आप कराची के वजीर आजम नहीं है? क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कराची भारत में वाक़ है? जब कराची की सियासत का मामला हो तो आप कराची के गवर्नर हाउस में जरूर तशरीफ लाते हैं, मगर आज जब कराची वालों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो उस वक्त आप खामोश हैं। ना कोई बयान जारी कर रहे हैं और ना ही कोई ट्वीट सामने आ रही है। कराची वाले दस्त बस्ता कह रहे हैं कि नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों की खलिशें निकालो इसे, तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। इस वक्त कराची में काम कौन कर रहा है? जरा काम करने वालों की मंजरकशी भी करते हैं। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, फलाई तंजीमें काम कर रही हैं, रजाकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर पानी में उतरते हुए दिखाई देते हैं, लोगों के दस्तों बाजू बने हुए हैं, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। कराची के मसाइल पर बात करने पर आज हमने किसी सियासतदान को मुद्दू नहीं किया है। मारूफ समाजी रहनुमा फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपके वक्त के लिए। कराची की हालत जार पर यूं लगता है कि शहर खुद अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है और इस आंसुओं की लपेट के अंदर शहर कायद के बासी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो इंटेंसिटी है, सिवेरिटी है इस सिचुएशन की, यकीनन आप मैदान में मौजूद हैं, अमली इकदाम भी कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, इस वक्त क्या मंजरनामा देख रहे हैं अपने पेश नजर? इस वक्त कराची की मजमूई तौर पे बहुत बुरी हालत है और सिर्फ कराची नहीं, आप सिंध के दीगर इलाके भी जो हैं वो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में हैं, जिसमें ठट्ठा है, बदीन है, मीरपुखास के इलाके हैं, हैदराबाद है और ये दादू वाले इलाके, ये सारे इलाके इस वक्त जो है वो बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। और जो है कराची के जो नशीबी इलाके हैं उन सब में पानी आ चुका है और 12-13 घंटे से लाइट भी नहीं है और हमारे जितने पंपिंग स्टेशन हैं वो बंद हैं और मजीद बारिश आ रही है और हमारे ऑफिसेज भी जो है वो डूब चुके हैं और हमारी 90% सर्विस जो है वो रुक गई है पानी की वजह से और गाड़ियां खराब होने की वजह से, और हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास खाना मौजूद है लेकिन हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तरसील नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा फैसल ईदी साहब, बिलखुसूस कराची और बिलुमूम पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी कैलेमिटी होती है तो हम देखते हैं कि ईदी के रजाकार वहां पर मौजूद होते हैं, फैसल ईदी साहब वहां पर मौजूद होते हैं, आपके साथ मुख्तलिफ समाजी तंजीमें होती हैं। इस वक्त जब कराची के अंदर ये सिचुएशन है तो आपके साथ क्या कोई सियासी नुमाइंदे भी मौजूद हैं, वो भी मैदान अमल में दिखाई दे रहे हैं? कतई नजर इससे कि उनका ताल्लुक किस जमात से? अपने अपने हलकों में सियासी नुमाइंदे, जिला इंतजामिया, पुलिस, जिसकी जो कोशिश हो पा रही है वो कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पानी हर जगह भरा हुआ है और कंट्रोल से चीजें बाहर हो चुकी हैं। अब जो है वो मैंने तो हमेशा से यही देखा है कि कराची ने हमेशा जो है वो सबकी मदद की है। पाकिस्तान में कहीं भी कोई आफत हो, तबाही हो, मुसीबत हो तो कराची के लोग हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं। आज कराची जो है वो तकलीफ में है। देखिए ना फैसल ईदी साहब, इस तरह की एक जो नेचुरल कैलेमिटी है उससे निबरदाज़बाह होने के लिए आपके पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपनी जगह पर मौजूद है, एनडीए में काम कर रही है, लेकिन यकीनन ईदी की इस्तेदाद कार तो इतनी नहीं है कि इस तरह के डिजास्टर के साथ निपट सके। इस मौके पर जब आप ये कह रहे हैं कि लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, वो रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इस मौके पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है और कौन हेल्प कर सकता है ताकि कोई सेफ एग्जिट मिल सके, लोग सुख का सांस ले सकें? इसमें तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। एनडीए में है, पीडीए में है, सूबाई हुकूमत के सारे इदारे जो कि डिजास्टर के लिए हैं और सिटी गवर्नमेंट के भी और इंक्लूडिंग फौज के इदारों को भी जो है वो सिंध हुकूमत को बिल्कुल ताउन करना, सिंध हुकूमत के साथ ताउन करके मुकम्मल भरपूर, क्योंकि लाखों लोग इस वक्त जो है वो नीड मुंतजर हैं मदद के और फंसे हुए हैं और उन तक एक्सेस नहीं किया जा सका। देखिए मेरा ख्याल है कि लाखों लोग जितने बेहतर अंदाज में इस वक्त शहर कायद के बासियों की मुश्किलात आप बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम तो टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स मौके पर पहुंचते हैं, वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो हम तक पहुंच रहा है, लेकिन आप तो क्योंकि लोगों की मुश्किलात को आसान कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, तो रियल इश्यूज इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि अरबाब इख्तियार तक पहुंच सके और जो तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले उनको एड्रेस किया जा सके। एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। हमारी जो छोटी सुजुकी बोलान गाड़ियां होती हैं वो कम पानी में नहीं, वो पानी में नहीं चल पाती हैं। हम डीजल गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं
वो गाड़ियां भी अब नहीं जा पा रही हैं। 5-5, 7-7 फुट तक पानी है और वो बंद हो चुकी है। हमारी 90% एम्बुलेंस जो है वो इस वक्त बंद हो चुकी है। अब हम हंगामी बुनियादों पे जैसे ही पानी कम होता है उनको स्टार्ट करेंगे और दोबारा से जो है वो हम मूवमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि सारा मसला एक्सेसिबिलिटी का आ रहा है, पहुंच नहीं पा रहे हम लोगों तक। अच्छा, हमने आज देखा है कि कंटेनर्स भी पानी में बह रहे हैं, यानी जो हैवी मशीनरी है या जो हैवी व्हीकल्स हैं वो भी अगर इसी तरह पानी में तैरने लगेंगी तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आपके पास जो बोलान गाड़ियां हैं वो तो यकीनन वहां पर बंद हो जाती हैं और एक हद तक ही जा सकती हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि बेहतर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? कौन सी मशीनरी डिप्लॉय की जा सकती है? किस तरह से मदद की जा सकती है? ट्रक्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाए और पंपिंग स्टेशंस को फाल किया जाए किसी भी तरीकों से। वहां पे जनरेटर्स अगर ये पहुंचाएं और पंपिंग स्टेशन काम करना शुरू करें, क्योंकि लाइटिंग नहीं है इन सारे इलाकों में। सैकड़ों पंपिंग स्टेशन बगैर लाइटिंग के बंद पड़े हुए हैं। उनको जब तक नहीं चलाया जाएगा नशेबी इलाकों से पानी नहीं निकलेगा। अच्छा फैसल अली साहब, आपका क्या अंदाजा है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कितने लोग ऐसे जो बेघर हैं, कितने लोग ऐसे जिनके पास इस वक्त साहिबान नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स है? घरों ये तादाद लाखों तक पहुंची है। आज की जो बारिश है उसने बहुत तबाही मचाई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी जो है वो बादल छटना शुरू हुए हैं और उम्मीद है अल्लाह करे कि एक आध दिन में पानी कम हो जाए, क्योंकि अगला 2 दिन के बाद दोबारा से एक स्पेल आ रहा है, एक सिस्टम आ रहा है कराची के इर्द गिर्द ना। तो उम्मीद है कि जो है वो तब तक चीजें फाल हो जाएं और हरकत में आ जाएं और ये नशेबी इलाकों से पानी निकलना शुरू हो जाए। और इसके बाद जो सूरत हाल जो नजर आ रही है, अब जो वबाएं फूटेंगी ना उसमें भी जो है वो लाखों लोग मुतासिर होंगे। अच्छा देखिए, हम जो देख रहे हैं वो ये है कि इसमें कोई खास आम का फर्क नहीं है। हर जगह पर पानी दिखाई दे रहा है, बड़े घरों में भी पानी दिखाई दे रहा है, छोटे घर तो बिल्कुल मस्मार तबाह होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए, यानी वो कौन सा ऐसा सेफेस्ट प्लेस है जहां पर आप मुंतकिल कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि आप यहां पर जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, या सरकार ने कोई ऐसी प्लेस बनाई हो? सरकार ने यकीनन कोशिश की होगी। हम राब्ते में हैं मुसलसल उनसे, और जैसे जैसे सूरत हाल वाज़े होती जाएगी और इलाकों से राब्ते भी बहाल नहीं हो पा रहे हैं, राब्ते बहाल शुरू होंगे तो फिर जो है वो ये नकल मकानी का फेज, अभी तो लोग महसूर हैं अपनी जगहों पर ही, नकल मकानी का अगला फेज जो है उसमें लोगों को हटाया जाएगा और उनको महफूज मकाम पे पहुंचाया जाएगा। और मुझे लगता है ये कल सुबह तक मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, एक सादा सा सवाल जो इस सारी सिचुएशन को देखकर किया जा रहा है वो ये है कि क्या कराची को इस वक्त आफतज़दा करार नहीं दे देना चाहिए और उसके बाद ऐसी हंगामी बुनियादों पर कोशिशें होनी चाहिए सबकी मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, जैसे जल्जलों के अंदर होती हैं या किसी और नेचुरल कैलेमिटी में होती हैं, जब हम देखते हैं कि पूरी कौम एक हो जाती है और उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि हमने इस इशू को रिजॉल्व करना है, इससे अपने लोगों को महफूज करना है, बनाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची इस वक्त मदद को पुकार रहा है और इसको मदद की जरूरत है। इसको जो है वो मदद की जाए। लाखों लोग जो है वो एक छोटे से एरिया के अंदर दो करोड़ की आबादी है और इसमें बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा जो है वो मफलूज हो चुका है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गैस नहीं है, फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, कोई चीज जो है वो सप्लाई नहीं हो रही है। लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन चुकी है ये चीज। ऐसे में वफाकी हुकूमत स्पेशली वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो तमाम तर जो सियासी हदें हैं, सूबाई हदें हैं, वो तो यकीनन सिर्फ KP पंजाब या चंद इलाकों के वज़ीर आज़म नहीं है, कराची के भी उतने वज़ीर आज़म हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? इस वक्त वफाकी इदारों को, दीगर सूबों को भी जो है वो कराची की मदद की जरूरत है। इस वक्त कराची की गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट का हाथ बटाना चाहिए इनको और इनके साथ मिलके जो है वो बिला किसी तफरीक और सियासी हदबंदियों से हट के जो है ना काम करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपके वक्त के लिए। मारूफ समाजी रहनुमा फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद थे, कराची के मसाइल की निशानदही कर रहे थे। कराची की आज की सूरत हाल की एक वजह, जहां सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, मिसमैनेजमेंट है, वहीं इसकी असल वजह ग्लोबल वार्मिंग है और इसकी वजह से पैदा होने वाला मौसमी बदलाव है। गाड़ी और फैक्ट्रियों समेत घरों में खाना पकाने या फिर दीगर कामों के लिए लकड़ी या फिर गैस के इस्तेमाल से पैदा होने वाला धुआं फजा में मौजूद कुदरती कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से सूरज की वो हरारत जो जमीन के गिर्द मौजूद हवाई कुर्रे में दाखिल तो हो जाती है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी तह की वजह से खला में इसका अखराज नहीं हो पाता है। इस वजह से ये गर्माइश हवाई कुर्रे में कैद हो जाती है। इस वजह से जमीनी माहौल में गर्मी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ना भी इसको कहते हैं। इस कुदरती अमल को साइंसी इस्लाह में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन के गिर्द
ओजोन गैस की इस हिफाजती तह में ओजोन होल तो बन गया है, यानी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती चली जा रही है, लेकिन इसके अलावा जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली इन माहौलियाती तब्दीलियों के बायस जमीनी कुतबैन पर मौजूद ग्लेशियर्स की बर्फ वक्त गुजरने के साथ साथ समुद्री पानी में तब्दील हो रही है। किस तरह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो फोटोज भी आपके सामने रखेंगे। माहिरीन के मुताबिक अगले 50 सालों में मालदीव जैसे सनती मुल्क को समंदर अपने आगोश में ले लेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन के कुतबैन या फिर पोल्स पर मौजूद बर्फ तेजी से पिघल रही है और साथ ही आबी बखारात भी फजा में शामिल हो रहे हैं। इन आबी बखारात की वजह से बादल वजूद में आते हैं जो कि खुश्की पर बरसते हैं। डॉन की इस स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में 8वें नंबर पर है। 1999 से 2018 तक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तकरीबन 9,989 अफराद हलाक, जबकि पाकिस्तानी मईशत को 3.8 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान में कराची ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर दिखाई दे रहा है। तकरीबन 3.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल इस शहर में पिछले कई सालों में मौसम में शिद्दत आती दिखाई दे रही है। एक तरफ हर साल हीट वेव्स दर्जनों अमवात का सबब बन रही हैं, बाइस हो रही हैं, दूसरी तरफ बारिशों में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। जहां हीट वेव है वहीं पर एक कूल वेव भी दिखाई देती है, जबकि सर्दी का मौसम थोड़ा मगर शदीद होने लगता है। इस साल की बारिशों के मुतालिक महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदर से केरथर तक बारिश बरसाने वाले बादलों का सिस्टम बन चुका है और कराची इन बादलों के सिस्टम के दरमियान में आ चुका है। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम को आलमी समंदर से मुसलसल नमी मिल रही है, जिससे सिस्टम मजीद मजबूत हो रहा है। आमतौर पर मामूली बारिश बरसाने वाले बादल 2 से 3 हज़ार फीट की बुलंदी पर होते हैं, लेकिन कराची में इस वक्त बारिश बरसाने वाले बादल 35 से 40 हज़ार फीट की बुलंदी पर हैं। इसलिए ज्यादा बुलंद होने की वजह से बादल मुसलसल बरस रहे हैं। दुनिया भर में हुकूमतें मौसमी तगय्युरात से मुकाबले के लिए इकदाम उठा रही हैं। ऐसे में कि तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर मुस्तकबिल के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए APC बुलाई जाए। इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनती है ताकि अवामी इशूज का हल ढूंढा जाए। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि नाइजीरिया जैसे ममालिक अपने मुस्तकबिल को महफूज बना चुके हैं, लेकिन हम क्यों पीछे हैं। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। घर के आंगन में बच्चों की छलांगे, नन्ही नन्ही शरारतें, उछलते कूदते बच्चे वालिदैन की आंखों की ठंडक होते हैं। सभी वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद जमीन से उठकर सितारों पर कमंदे डाले, लेकिन इसी देश में ऐसे वालिदैन भी हैं जिनकी ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं। ऐसे बच्चे जिनके धड़ मफलूज होते हैं, जिनकी टांगें उछलने की सकत नहीं रखती हैं। जी हाँ, ये बच्चे एक खतरनाक वायरस से मुतासर होते हैं। पोलियो एक लाइलाज मरज है, जिसकी वजह एक खतरनाक वायरस है जो नहायत कम वक्त में इंसानी आसाबी निज़ाम को तबाह करने की सलाहियत रखता है। वायरस फालिज होने के खदशात 100% तक बढ़ा देता है। वायरस मुंतकली के 1 हफ्ते बाद पट्ठों में दर्द शुरू होता है और चंद ही दिनों में जिस्म का हिस्सा मफलूज हो जाता है। ये मरज 20वीं सदी के अवाइल में सनती ममालिक में खौफनाक बीमारी के रूप में सामने आया, जो हर साल हजारों बच्चों को माजूर कर रहा है। 1950 और 60 की दहाई में मौसर वैक्सीन मुतारिफ कराने के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक में पोलियो पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। 70 की दहाई में दुनिया भर में हिफाजती टीकों के एक प्रोग्राम को मुतारिफ कराया गया, जिसका मकसद तरक्की पजीर ममालिक में इस मरज पर काबू पाने में मदद लेना था। 1988 में मुश्तरका आलमी इकदाम बराए इंसदाद पोलियो के इकदाम ने मरज में तकरीबन 90% कमी की। इस प्रोग्राम के बाद जहां 5 बर्रे आज़मों के 125 ममालिक में पोलियो वायरस आम था, पाकिस्तान में पोलियो पर काबू पाने के लिए WHO और बड़ी NGOs की शराकत और हुकूमत के ताउन से नेशनल इमरजेंसी प्लान मुरतब किया गया। प्रोग्राम की तरजीहात में वैक्सीनेशन की फराहमी को बेहतर बनाना, पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान के साथ पोलियो की रोकथाम के सिलसिले में राब्ता रखना, बीमारी की खास मॉनिटरिंग करना, आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना और लोगों में एतमाद की फ़ज़ा कायम करना शामिल है। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक जैसा कि भारत, बांग्लादेश है, उन्होंने पोलियो से निजात हासिल कर लिया, मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की पॉलिसियां आज तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। 2019 में अफगानिस्तान में भी सिर्फ 16 पोलियो के केसेस देखे गए, मगर पाकिस्तान में मरज एक बार फिर बढ़ रहा है। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश, जो कमोबेश सकाफती तौर पर किसी हद तक पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, उन्होंने इस मरज पर काबू कैसे पाया है। 2009 में दुनिया के 60% पोलियो केसेस सिर्फ भारत में रूनुमा हुए। हुकूमती काविशों और हिकमत अमली की बदौलत 5 साल के अरसे में भारत पोलियो फ्री हो गया। हिंदुस्तान में यह कामयाबी वहां के माहिर एडवाइजरी ग्रुप की कोशिशों का नतीजा है, जिसका मिशन बस ये था कि भारत का एक भी बच्चा पोलियो के खतरों से महरूम न रह जाए। हिंदुस्तान की हर रियासत में पोलियो के खतरे के पेश नज़र एक तफसीली जायजा लिया गया और हंगामी मनसूबाबंदी की गई। ऐसी मिसाल बांग्लादेश की भी है। 2006 तक ये मुल्क भी पोलियो से पाक हो गया है। पाकिस्तान पोलियो मुहिम में आज तक 100% कामयाब क्यों नहीं हो सका है? नाकामी की वजूहात क्या है?
इसकी 4 वजूहात हैं जो आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, मजबूत नजरिया और मुतहद हिकमत अमली में नाकामी। फिर कौमी, सूबाई, ज़िलाई और यूसी सतह पर इंतजामात में नाकामी है। फिर मौसर और आला मयार पर तवज्जो देने में नाकामी है। और इस मुहिम की कामयाबी को ये तमाम तर चीज़ें रोक लेती हैं, ब्रेक लगा देती हैं। कबायली इलाकों में लोगों की सोच और शिद्दत पसंदी भी इस नाकामी की एक बड़ी वजह है। ये बात तो वाज़ेह है कि पोलियो पर काबू ना पाने की एक बड़ी वजह मजबूत और मरबूत हिकमत अमली की अदम दस्तयाबी है। पोलियो मुहिम की नाकामी के बच्चों पर असरात मुरतब हो रहे हैं। आने वाली नस्लें इससे कैसे मुतासिर हो रही हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इस्माइल दे सोनवा तू सोनर दाड़े इब्राहिम जरीना शहरटी दाना छोना है मतलब बस सोरा दाड़े खल बोल को लगा के हनो रहेगा रा ना रा ताज दाबी कतवस तभी अन्ना छोना हनो रहेगा ना दस नतर खराने सुबह गलती भी नहीं आई मसना तबरे बदल खलकड़ी बर खलेर पोलो इतेर गड़ा मेड सली सुर पेशेंट तहना करे छोना हनो रहेगा हनो हनो ना मुसबा दासा बड़ा हम हुकूमत के दसा गरीबा न तो सर्फ बगल तमान न तनाड़ा ड्यूटी में ना करो का खुदाई हीलो बहानो करेंगे टी दवा मामा हलेंगे टी जी अल्लाह। पोलियो से मुतासरा बच्चे का वालिद किस तरह बाकी तमाम वालिदैन से इस्तदा कर रहा है, दरखास्त कर रहा है कि अपने बच्चों को पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं। पोलियो मुहिम्मात के नतीजे में दुनिया से पोलियो वायरस का खात्मा हो गया है। आज अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया भी पोलियो फ्री हो गया है। इस वक्त 2 ममालिक में पोलियो केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। उनमें से एक पाकिस्तान है जबकि दूसरा हमारा ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है। पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान गुज़श्ता 2 अशरों से तसलसल से पोलियो के खात्मे की जद्दोजहद कर रहा है। इसके बावजूद पोलियो फ्री जोन में दाखिल नहीं हो पा रहा। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर सन 1994 में शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। 1994 में मुल्क में जब पहली मरतबा डेटा इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू हुआ तो एक साल में 22,000 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क में पोलियो मरीजों की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। लेकिन 9/11 के बाद से पाकिस्तान में एक बार फिर पोलियो वायरस सर उठाने लगा। हर सियासी हुकूमत की तब्दीली के बाद मुल्क में पोलियो मरीजों की तादाद में इजाफा होता गया। 2013 में पाकिस्तान पोलियो वायरस के खात्मे के करीब पहुंच चुका था, लेकिन फिर हुकूमत तब्दील हुई और मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 2014 में 306 हो गई। इसी तरह से साल 2015 में 54 रही, साल 2016 में 20 हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत की कोशिशों के बायस साल 2017 में पोलियो का एक केस सामने आया। लेकिन एक बार फिर मुल्क में इंतकाल इक़्तिदार हुआ और वो मुल्क जो पोलियो को शिकस्त देने के करीब पहुंच चुका था, वहां वायरस ने फिर सर उठाया। 2018 में इलेक्शन हुए और पोलियो केसेस की तादाद 12 तक पहुंच गई। इसी तरह 2019 में पोलियो केसेस, अब इस वक्त जो तादाद है वो 147 है, जबकि रवा साल भी पोलियो केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो यकीनन एक अलार्मिंग बात है। इस वक्त मुल्क में 60 के करीब नए मरीज सामने आ चुके हैं। ये 60 बच्चे ही नहीं हैं, बल्कि 60 माओं के गमो अलम की दास्तानें हैं, ये मजबूरियों के किस्से हैं, ये दुख और दर्द की कहानियां हैं। वो कहानियां बयान करते हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बुखार होया ते मैं ना इनू टीका लगवा दिता बुखार च, ते उसे वेले मैं रात दवाई दुई दित्ती, सो गया। सुता है ते सवेरे उठ के फिर दवाई देनी सी, ते ओ जदों मैं इनू खिलारन लगी ते डिग पिया। मैं क्या होए, ऐ की होया? ऐ मेरा बेटा कोल सी, कहंदा मामा ऐ ते बच्चे नू ना लत्तां तो रह गया। मैं फिर भज्जी गई, डॉक्टरां ते भज्जी गई, अस्पताल भज्जी गई। बहुत दुख लगदा, रात दिन रोंदी सी मां, मैं आप रोनी सी, बहुत रोनी हाले भी। पोलियो से मुतासरा बच्चे की मां का दुख है। सवाल पैदा होता है कि इतने मसाइल और भरपूर वसाइल के बावजूद मुल्क से पोलियो वायरस का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? पाकिस्तान पोलियो मुहिम में आज तक 100% कामयाब क्यों नहीं हो सका है? इनकी नाकामी की वजूहात क्या हैं? इसकी 4 वजूहात हैं जो सामने आती हैं, तहकीकात से मालूम होती हैं, मुशाहिदा करने से पता चलता है। ये बात तो वाज़ेह है कि पोलियो पर काबू ना पाने की एक बड़ी वजह मजबूत और मरबूत हिकमत अमली की अदम दस्तयाबी है। हुकूमत के पास पोलियो टीमों की कमी, घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाले स्टाफ की महज 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से वो पसमानदा इलाकों में बच्चों के वालिदैन को मुतमईन नहीं कर पाते हैं और वालिदैन का एतमाद खो बैठते हैं, जिसके बायस दूसरी बड़ी वजह सर उठाती है और वो वजह है फितनाबाजी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के चंद इलाकों में पोलियो मुहिम के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया जाता है। वालिदैन को वैक्सीन से मुतनफ़्फ़िर किया जाता है। गुज़श्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में एक निजी स्कूल के झूठे प्रोपेगेंडे के बायस पूरे मुल्क में वैक्सीन के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए। पेशावर में दर्जनों वालिदैन पोलियो के कतरे पीने वाले अपने बच्चों को लेकर अस्पताल की तरफ निकल पड़े। बादज़ा सारा ड्रामा निजी स्कूल का तख्लीक करदा साबित हुआ, लेकिन इस ड्रामे ने पाकिस्तान की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। यही नहीं,
बल्कि 2012 से अब तक पोलियो मुहिम के दौरान 102 से ज्यादा शहीद होने वाले पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियां भी जाया हो गई हैं। यानी पाकिस्तान में तो पोलियो वर्कर्स ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। पाकिस्तान में तीसरी बड़ी वजह करप्शन है। मुल्क में दुनिया भर से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए फंड्स आ रहे हैं, लेकिन इन फंड्स का ऑडिट कराया जाता है और ना ही इन्हें मौसर हिकमत अमली के जरिए सर्व किया जाता है। मुल्क में पोलियो वायरस फैलने की एक आखिरी और सबसे अहम वजह सियासी तब्दीली है। पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों के साथ ही एक पोलियो वायरस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नई आने वाली हुकूमतों ने कभी भी पोलियो वायरस के खात्मे पे अपनी तरजीहात नहीं दिखाई हैं। यही मसाइल हैं जिनके बाइस पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चों में से औसतन 5 लाख बच्चे कौमी मुहिम्मात से बाहर रह जाते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि इस वायरस का खात्मा कैसे किया जा सकता है, पाकिस्तान को किस तरह पोलियो फ्री बनाया जा सकता है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को चंद सादा इकदाम उठाना होंगे। सबसे पहला कदम पोलियो वायरस से बचाव के लिए आवाम के अंदर आगाही फैलाना होगी, अवेयरनेस कैंपेन्स करना होगी और झूठे प्रोपेगेंडे का खात्मा करना होगा। दूसरी अहम बात, पोलियो वर्कर्स की तरबियत और सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। हुकूमत को पोलियो मुहिम के दौरान करप्शन के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाने होंगे। माहौलियाती निगरानी से पाकिस्तान के तमाम सूबों में पोलियो वायरस का सुराग मिला है। अगरचे इन माहौलियाती नमूनों में मस्बत कमी वाक़ई हुई है। 2014 में 38% से ये तनासुब 2017 में 16% पर आ गया है। अगर पोलियो वायरस बरकरार रहता है तो गंदे पानी और निकासी आब की मुसलसल माहौलियाती निगरानी को तरजीह देनी चाहिए। दूसरे तरीकों से बच जाने वाले बच्चों को भी खुराक पिलाने के लिए माहौलियाती मस्बत नमूने मावन बन सकते हैं। अब जरूरत इस सब्र की है कि हुकूमत सियासी इख्तलाफात भुलाकर पोलियो वायरस से बचाव के लिए अमली इकदाम उठाए। सोसाइटी के तमाम जो मकातब फ़िक्र हैं, तमाम तबकात, उनको साथ लेकर चला जाए ताकि कौम का मुस्तकबिल माजूरी से महफूज रह सके। अभी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस्लामोफोबिया का मामला है, बड़ा अहम इशू है। सानहा क्राइस्ट चर्च के जो असल कल्प्रिट है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अदालत ने ठानी और उसके बाद उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया भी जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मामले हमारे साथ। वेलकम बैक। मीर रियासत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए नौजवानों की खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया है। मीर रियासत ने नौजवानों को रियासत के मामलात का मुख्तार कुल बनाने का फैसला किया है। मीर रियासत की टाइगर फोर्स अब रियासती इदारों की निगरानी करेगी। तालीमी इदारों और अवामी मकामात पर ये नौजवान रियासत की तीसरी आंख का किरदार निभाएंगे। ये अनमोल नौजवान थानों, कचहरियों और पटवारियों पर निगरान होंगे। मेरी रियासत आपके टाइगर्स अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे और सेहत की नाकाफी सहूलियात पर चीते की नजर रखेंगे। वो सरकारी मुलाजमीन की चोरियों को टाइगर की तरह झपट कर रोकेंगे। मेरी रियासत ना तजुर्बेकार, जोशीले, दुरुस्त और गलत की पहचान ना करने वाले नौजवानों को खुली छूट देना समझ से बालातर है। मेरी रियासत इन नौजवानों को मुख्तार कुल बनाना मसाइल में इजाफे का बायस बनेगा। क्या ये अच्छा होता है कि टाइगर फोर्स के इन नौजवानों को निगरान बनाने की बजाय इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें सरकारी मुलाजमतें दी जाएँ, उन्हें रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ, उनकी जहन साजी करके उन्हें करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक बेहतरीन निज़ाम के तौर पर पेश करें। मेरी रियासत इस खाम माल को कुंदन बनाकर रियासत की मांग में सितारों की तरह सजाए, ना कि नौजवानों को तजुर्बात की भेंट चढ़ाकर इनकी सलाहियतों को जन जाए। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।